हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और मैं नरोत्तम सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के टॉपिक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको रटना नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट से सिखाने वाले हैं। तो बेटा डायग्राम्स को ढंग से समझिएगा, हम किस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आज एक खासी पेशकश है, एक खासी मैं जो कंसेप्ट है वो लेकर आया हूँ कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टर्म्स में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए अब मैं आइंदा आगे से आगे ये बिल्कुल ध्यान रखूँगा कि मैं जो टर्म्स हैं उनको एक बार हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करूँगा, तो आपको किसी भी तरीके की समस्याएं नहीं आने दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले आपके लिए डायग्राम बनाऊँगा कि इस रिलेशन को फाइंड आउट हम किस तरीके से करने वाले हैं। उसके लिए डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, मैं बनाऊँगा कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। मतलब साफ है कि मैं अवतल दर्पण के लिए भी बनाऊँगा और उत्तल दर्पण के लिए भी बनाऊँगा। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, स्किप मत कीजिएगा बस। अगर जब भी आप स्किप करोगे तो बड़े ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं, बड़े ही जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको मिस कर दोगे। तो वीडियो में हमें बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। जो भी आपके जो वीडियोज आएंगे, जो आपके चैनल जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएंगे तुरंत। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला काम सब्सक्राइब करने का, फिर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। मैं बात करता हूँ कॉनकेव मिरर की, मीन्स अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण कैसे है कि ये ऐसा दर्पण है, ये ऐसा मिरर है जो कि इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड होती है इस तरीके से। तो ये इसका हो गया पोल मतलब ध्रुव, ये इसका पोल मतलब ध्रुव। और ये हो गई बेटा इसकी एक्सिस। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक्सिस को। क्लियर है? ऐसा ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ये तो हो गया कॉनकेव मिरर मीन्स अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया, ये मैं बनाने जा रहा हूँ उत्तल दर्पण को। किसको? उत्तल दर्पण को। और ये उत्तल दर्पण मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए पोल हो गया मतलब ध्रुव। और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गए हैं हमारे। प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने सबसे पहले रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है। और मिस्टेक कैसे है कि ये लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है, इस लाइन को मैं सीधी बना देता हूँ। तो ये लाइन को मैं सीधी ड्रॉ करता हूँ। अब ये बिल्कुल सीधी हो गई। और ये वाली जो लाइन है इसको भी हल्की सी मैं सीधी कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब दोनों लाइनें सही हो गई हैं लगभग। स्केल है नहीं इसीलिए कैसे बनाना पड़ता है, ऐसे ही कोई लाइन कैसे चली जाती है, कोई कैसे चली जाती है। फिर भी कोई बात नहीं, काफ़ी हद तक ये सीधी है। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस कॉनकेव मिरर के लिए मीन्स अवतल दर्पण के लिए। ये हो गया कॉनकेव मिरर,
मतलब है अवतल दर्पण। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा आज के इस वीडियो में। ये हो गया कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12th के लिए, इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा। बड़े आराम से एक एक चीज़, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। बस आप तो इतना कीजिएगा कि बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखिए बेटा, तब ही मज़ा आने वाला है वीडियोज़ में और कंसेप्ट तभी सीखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब मैं इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ ड्रॉ करूँगा? जिधर इसकी सरफेस कर्व्ड होगी। ऐसे कर्व्ड है ना सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की तरफ है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कर्व्ड इधर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली बात है कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसके लिए कहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? भाई इधर की तरफ कर्व्ड है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सर यहाँ पर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा। अब मैं ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल। परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करेंगे? कहाँ ड्रॉ करेंगे? भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कैसे? जो लाइन सी से पास करेगी वो ही क्या होगी? वो ही परपेंडिकुलर होगा मीन्स नॉर्मल होगा इस पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के लिए नॉर्मल ये हो गया, जो लाइन सी से पास कर रही है वो ही क्या होगी? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब। नॉर्मल मतलब अभिलंब। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने कैपिटल M। ठीक है, मिरर पर एक पॉइंट है M और C, दोनों को मिलाते हुए जो लाइन जाएगी, जो C से पास करेगी, C से गुजरेगी, वो लाइन ही अभिलंब होगी। इसके लिए बात करूं तो इसके लिए C ये हो गया। क्लियर है? यहाँ कोई पॉइंट है M, मैं ये मान लेता हूँ मिरर पर, और इससे जो लाइन जाएगी, इस M पॉइंट से जो लाइन होकर जाएगी, M को इधर खिसका लेते हैं थोड़ा सा, वो लाइन ही क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो इसके लिए नॉर्मल ये हो गया। सबसे पहले तो हमें ये बनाना है कि नॉर्मल कैसे होगा। तो हम जो लाइन सी से पास करेगी वो क्या हो गई? वो नॉर्मल हो गई। अब एक लाइट रे इस पर इंसिडेंट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फोकस पॉइंट कहाँ बनेगा? भाई सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है उसको तो हम लिखते हैं कैपिटल R से। मतलब ये होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहाँ कहाँ बनेगी भाई? ये जो अपना पॉइंट P है, जो ध्रुव है, जो पोल है, उस ध्रुव से और C के बीच की जो दूरी है ये तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर CP। CP को हमेशा क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? अब देखिए, एक लाइट रे मैं M पर इंसिडेंट करा रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण, एक रे क्या हो रही है? आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। और कहाँ इंसिडेंट हो रही है? वो पॉइंट M पर इंसिडेंट हो रही है। क्लियर है? जैसा डायग्राम में दिख रहा है
दोनों ही डायग्राम में मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को इंसिडेंट कराऊंगा, मतलब उसको आपतित कराऊंगा। वो किरण आएगी कैसे? समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। नियम क्या पढ़े हैं हमने? जो प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ऐसा ही है ना? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर जाती है। सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूँ कैपिटल एफ। फोकस पॉइंट ये क्या होगा? फोकस बिंदु सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा फोकस पॉइंट कैपिटल एफ। और पी से इसकी जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो पी और एफ चाहे इस डायग्राम में मान लो, चाहे इस डायग्राम में मान लो, पी और एफ जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी पी और एफ की, वो होगी स्मॉल एफ होगी। क्लियर है? ये फोकस पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा सी और पी के बीच में। अब बात करते हैं, एक किरण आपतित हो रही है, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रे मतलब है आपतित किरण। ये जो आ रही है ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। अभिलंब के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी ये आपतन कोण होगा। इसको मैं थीटा से मान रहा हूँ, मतलब ये इंसिडेंट एंगल होगा। तो इस कोण को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ इंसिडेंट रे ये है, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगी वो एंगल को मैं किससे लिख रहा हूँ? थीटा से। दोनों ही डायग्राम्स में जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करती है उस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? अब ये तो बात थी इंसिडेंट एंगल की, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे किस तरीके से पास करेगी? भाई पैरेलल आ रही है, कहाँ से पास करेगी? एफ से। इट पासेज थ्रू एफ। यहाँ से क्या होगा? ये कुछ इस तरीके से पास होगी, मतलब कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी है कन्वर्ज करने की। लाइट रे आएगी, इंसिडेंट होगी और ये क्या करेगी? उसको कन्वर्ज करके भेजेगी। मीन्स जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट रे जब इंसिडेंट होगी ये उसको इस तरीके से कन्वर्ज करके भेजेगा। तो वो जो लाइट रे है वो कहाँ से पास करनी चाहिए? वो एफ से पास करनी चाहिए, वो एफ से गुजरनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि कॉनकेव जो मिरर है इसकी प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। मीन्स उसकी अभिसारी प्रकृति होती है, प्रकाशिक किरणों को फोकसित करने की प्रकृति होती है। फोकसित मतलब दबाने की प्रकृति होती है। क्लियर है? इसका सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए ये कन्वर्ज तो नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ये उसको उठा के और रिफ्लेक्ट कर देगा, ये उसको दबा के रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्वेक्स मिरर उसको उठा के क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है बेटा?
तब ये उसको डाइवर्ज करेगा कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो किस तरीके से डाइवर्ज करेगा, अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो उसको इस तरीके से ये डाइवर्ज करेगा कि हमें ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, इस तरीके से डाइवर्ज करेगा उसको, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा कि हमें ऐसा लगेगा कि ये कहीं किसी पॉइंट एफ से होकर आ रही है। अगर हम इधर से देखेंगे लाइट रे को तो हमें ऐसा लगेगा कि ये मिरर के पीछे कहीं किसी पॉइंट से निकल कर आ रही है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये बन गया अपना डायग्राम। अब यहाँ थीटा और शो करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम अनुसार कोई भी किरण दर्पणों पर जितने कोण पर आपतित होगी उतने ही कोण पर क्या होगी, परावर्तित होगी। तो ये जो एंगल है, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ मतलब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल हो गया परावर्तन कोण, और इसमें परावर्तन कोण ये होगा, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। यहाँ आपतित किरण जो कोण बना रही है नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ, ये थीटा है। तो ये वाला जो परावर्तित किरण है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, वो भी थीटा होगा। ये दोनों थीटा, ये दोनों इधर थीटा। दोनों डायग्राम सिमिलर हैं, बस इतना सा चेंज है कि इसमें कॉनकेव में मीन्स अवतल दर्पण में जो इंसिडेंट रे है वो कन्वर्ज होने वाली है, कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज होने वाली है। क्लियर है बेटा? आगे चलें। अब देखिए ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल कौन सा है, ये 2 थीटा और थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 2 थीटा होगा। थीटा और थीटा दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2 थीटा। तो ये एंगल होगा 2 थीटा। क्लियर है? 2 थीटा क्यों होगा, एकांतर कोण है। कौन से कोण हैं, एकांतर कोण है, इसलिए ये 2 थीटा और ये भी 2 थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। ये थीटा क्यों, क्योंकि जेड बन रहा है ना, देखिए। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा और थीटा दोनों ऐड होकर 2 थीटा बनाएंगे। तो ये भी कितना होगा, 2 थीटा। क्योंकि एकांतर क्या है, कोण है। कौन से कोण है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं दोनों, एकांतर कोण है। क्लियर है? यहाँ की बात करें, इसके करेस्पोंडेंस ये होगा, थीटा और थीटा ऐड होकर कितना हो गया, 2 थीटा। तो यहाँ ये करेस्पोंडेंस एंगल हैं, इन दोनों के ऐड के इक्वल ये हो गया, इसलिए ये 2 थीटा। ये थीटा है, इसके करेस्पोंडेंस ये होगा, तो ये एंगल बनेगा थीटा। क्लियर है बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। अगर ये दोनों डायग्राम क्लियर हो गए तब ही आपको डेरिवेशन समझ में आने वाला है। डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। जब तक ये डायग्राम आप कंसेप्ट से नहीं बनाओगे, कंसेप्ट से बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आपको वो कंडीशन रहेगी कि बीच बीच में आप किसी भी रे को भूल सकते हैं, किसी भी लाइन को भूल सकते हैं। इसलिए डायग्राम को बिल्कुल कंसेप्ट से बनाइएगा, बिल्कुल एक एक लाइन को क्लियर कीजिएगा, ताकि आगे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो बेटा डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो मैं अब डेरिवेशन करने से पहले इनमें से बेटा एक डायग्राम को इरेज करने वाला हूँ। डेरिवेशन दोनों का एक जैसा ही होगा। मैं केवल इस डायग्राम को जो कॉन्वेक्स के लिए बना रखा है, जो उत्तल दर्पण के लिए बना रखा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास लिखने को स्पेस
हो सके। इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मज़ा आना शुरू हुआ है। देखिए बेटा, ये मैंने इसके पार्टीशन कर दिए, ठीक है। मैं 2 ट्रायंगल काम में लूँगा, मात्र कितने, 2 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो एमपी है ना, इसको मैं कर्व ना समझकर इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन मानकर चलूँगा। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि भाई जो मिरर्स होते हैं ना, उनमें कोई इतना कर्वेचर नहीं होता कि इतना कर्वेचर हो, उनमें कोई मामूली सा कर्वेचर होता है जिसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। कोई हल्की सी वक्रता होती है दर्पणों में, इतनी नहीं होती। बाइक का जो शीशा होता है उस पर हाथ फेर कर देखना बेटा, उस पर आपको मालूम चल जाएगा कि कितना कर्वेचर होता है। वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, जब हम उस पर हाथ फेरते हैं ना तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई प्लेन हो, ऐसा लगेगा जैसे कोई वो प्लेन सरफेस ही है, बल्कि वो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, कर्व्ड होता है, हल्का सा आउटवर्ड बाहर की तरफ, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेन हो। और वो मिरर कौन सा है, वो मिरर है कॉन्वेक्स, वो उत्तल दर्पण है। क्लियर है। इसीलिए जो ये कर्वेचर है ना, उसको हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करके चलूँगा। क्लियर है। इसको एमपी को मैं एक स्ट्रेट लाइन ही कंसीडर करके चलूँगा इस तरीके से। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, इस पी को मैं यही मान लूँगा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, कौन सा, एमपीएफ, एक तो बन जाएगा एमपीएफ, और एक ये कंप्लीट एमपीसी, कौन सा, एमपीसी, एक तो एमपीसी और एक एमपीएफ। क्लियर है। तो मैं सबसे पहले तो ये एमपीसी वाला ट्रायंगल लेता हूँ, इस तरीके से बन रहा है, ये हो गया एम, ये पी और ये सी। क्लियर है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। क्लियर है बेटा, ये एंगल थीटा है, और एमपीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। एमपी को एमपी मानूंगा, सीपी कितना है, ये आर है, सीपी कितना है, आर है, और एक मैं लेके चल रहा हूँ एमपीएफ, एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ, कौन सा, एमपीएफ। ये रहा एम, ये पी और ये एफ। लेकिन ये जो एंगल है ना, यहाँ 2 थीटा बन रहा है, यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा, और पी एफ लिख रहा हूँ मैं फोकल लेंथ के इक्वल स्मॉल एफ से। पी एफ स्मॉल एफ लिखा, पी सी लिखा मैंने कैपिटल आर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मैं टेन थीटा निकालूँ तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी बाय आर, यही बनेगा, अल्टीट्यूड अपॉन बेस क्या बनेगा, एम पी बाय आर, ये लिख सकता हूँ। अगर एंगल स्मॉलर है तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा नियरेस्ट इक्वल होगा किसके, थीटा के। तो इसको मैं एम पी बाय आर लिख सकता हूँ ना। ऐसे ही मैं यहाँ से लिखूँगा टेन टू थीटा, इस ट्रायंगल से लिखा मैंने टेन टू थीटा इज इक्वल टू एम पी अपॉन एफ पी मीन्स स्मॉल एफ। अगर एंगल स्मॉलर हैं, छोटे हैं, तो 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, एम पी बाय एफ के लिख सकते हैं। इसको कंसीडर कर लूँ मैं एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, और इसको कर लेता हूँ एक्सप्रेशन नंबर सेकंड। 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं इस डायग्राम में, और उनसे मैंने एक से तो टेन थीटा निकाल लिया और एक से निकाल लिया टेन टू थीटा। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दूँगा।
क्या बनेगा, LHS में LHS का डिवाइडेशन होगा और RHS में मीन्स MP/F में किसका डिवाइडेशन होगा, MP/R का। MP टू MP कैंसिल, थीटा टू थीटा कैंसिल। 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, R जाएगा ऊपर, R/F, यहाँ से R इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 2F। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। ये रिलेशन निकल कर आएगा। कुछ नहीं है, दो राइट एंगल ट्राइंगल लिए, उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से tan थीटा की वैल्यू निकाली। एंगल थोड़े छोटे थे, स्मॉलर थे, नेग्लिजिबल थे, मतलब 0 पॉइंट और समथिंग थे। एंगल छोटे होते हैं इसलिए tan थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, tan 2 थीटा 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड कर दिया तो ये रिलेशन निकल कर आ जाएगा। और रिलेशन किस तरीके से है, रिलेशन ऐसे है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्वाइस होती है किसका, फोकल लेंथ का। जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ये कहा जा सकता है। या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक हो गया। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम इस पर टॉपिक डालने वाले हैं। जो वीडियोज़ हैं, अगले जो वीडियोज़ हैं वो रिलेटेड होंगे मिरर इक्वेशन से, और ये जो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उससे रिलेटेड भी होंगे। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स एंड नेचर पर, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे YouTube चैनल फिज़िक्स एंड नेचर को।